हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका क्रिस्टल हॉल स्टडी में एक बार फिर से। और हम कवर कर रहे थे वैदिक कल्चर, जिसमें कि हमने अर्ली वैदिक वाला पार्ट को अच्छे से कवर कर रखा है, जिसमें हमने वहाँ के सोसाइटल कंडीशन, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखा। उसके बाद हमने वहाँ पे क्राइम कैसे हुआ करती थी, वहाँ के डाइट्स क्या क्या चीज़ थे, वहाँ की इकोनॉमी कैसी थी, वहाँ का रिलीजन कैसा था, ये सारा अच्छे से ब्रॉड वे में वहाँ पे कवर कर रखा है। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है लेटर वैदिक पीरियड, और इसमें हम चीज़ों को देखेंगे एक एक करके कि एज़ कम्पेयर टू ऋग वैदिक यहाँ पे क्या क्या चेंजेस थे, या फिर यहाँ पे क्या क्या चीज़ें थी जो उससे सिमिलर थी, लाइक वो चलते आ रही हो तब से। तो मैंने बताया था कि ऋग्वेदी के समय में बेसिकली वो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में रहते थे, बट वो धीरे धीरे माइग्रेट होने लग गए थे। तो लेटर वैदिक पीरियड में क्या होता है ना कि वो इंडस वाले रीजन से माइग्रेट होके गंगा प्लेन्स की तरफ आने लगते हैं, और फिर वो उनका लाइक वहीं पे वो रहने लग जाते हैं। So, during the later Vedic period, Aryan settlements cover virtually the whole of northern India. Aryavarta was the center of a culture shifting from the Saraswati to Ganga. Madhya Desa, mention of an additional rivers such as the Narmada, Sadanir, modern Gandak, Chambal, etc. The expansion of a people towards the east is indicated in a legend of Satpat Brahmana, where the Vigdha Matva migrated from the Saraswati region, crossed the Sadanir, and reached the land of Videha, modern Tirhut. He then went burning along the earth towards the east, and Gautama, Rahugna, the priest, and Videha Matva followed after him. Satpat Brahmana. Emergence of Janpad, Kuru, combination of Purus, and Bharatvarsha, Panchal, combination of Durvasa and Greece's Kasi, etc. In a Dwab region, later Vedic literature mention the Vindhyas mountain and southern mountain. देखो, एक बात मैं यहाँ पे और ऐड ऑन करना चाहूँगी, और वो ये है कि मैंने जब ही 10 राजना वाली स्टोरी बताई थी और पढ़ाया था उस वक्त की 10 राजना की जो वॉर थी वो कैसे थी, किसके बीच में थी, उसके लाइक विनर कौन थे। तो फिर उसके बाद फिर वहाँ से भारतवर्ष का कॉन्सेप्ट पे ओरिजिनेट हुआ, और उसी के नाम पे वहाँ के जो वंश था उसी के नाम पे आज का प्रेजेंट डे भारत जो नाम है वो उसी से लिया हुआ है। तो वो सब हम वहाँ पे देखे थे। यहाँ पे जो चीज़ें ऐड ऑन करने की है वो ये है कि वो जो भारतवर्ष था, वो भारत जो डायनेस्टी थी वहाँ की, वो और पुरुष दोनों मिल जाते हैं बाद में चल के, और उसके बाद फिर वो कुरु डायनेस्टी का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद फिर पांचाल की इम्पोर्टेंस भी हम लेटर वैदिक पीरियड में देखेंगे। पांचाल जो है वो दुर्वासा और क्रेसिस के कॉम्बिनेशन से बना है, एंड जो लेटर वैदिक पीरियड में बहुत सारे जो उपनिषद है वो पांचाल के थ्रू ही रिटन डाउन किया हुआ है। अब उसके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को अगर हम देखते हैं तो इसमें जो लैंड थी, जो रीजन थी, उसको 3 पार्ट में बेसिकली वो डिवाइड कर दिए थे। जो नॉर्दर्न वाला पार्ट था वो था आर्यवर्ता, जो मिडिल वाला और सेंट्रल वाला पार्ट था उसको मध्य देशा नाम रखा था उन्होंने, और जो नीचे वाला पार्ट था उसको बेसिकली वो दक्षिण पद कहते थे। साथ ही हम यहाँ पे जनपद को देखेंगे। जनपद देखो, अर्ली वैदिक के समय में हमने जना के बारे में पढ़ा था, फिर लेटर वैदिक में हम जनपद के बारे में पढ़ेंगे, और जब लेटर वैदिक एंड हो जाएगा तब हमारा महाजनपद का कॉन्सेप्ट आगे आएगा। तो बेसिकली जैसे कि आज हम अपने टेरिटोरियल एक्सपेंशन या टेरिटोरियल लाइन की मेज़रमेंट समझते हैं, मतलब आज इतना ज़्यादा टेक आगे हो गया है कि हमें पता है कि हमारा टेरिटोरियल लाइन कौन सा है। जैसे कि यूपी का बॉर्डर है तो यूपी का बॉर्डर कहाँ से कहाँ तक का है, बिहार की बॉर्डर कहाँ से कहाँ तक की है, दिल्ली का पता है, हरियाणा का पता है, सबका बॉर्डर अभी अच्छे से मतलब लाइक हम उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। बट तब ऐसा कुछ था नहीं, तो जहाँ पे भी जो राजन होते थे वो जहाँ पे अपना पग रख दे तो वो उनका जगह होता था, और फिर यहाँ से जनपदा का कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट हुआ एंड लेटर ऑन महाजनपदा का। तो हम उसको भी देखेंगे। उसके बाद क्या हुआ ना कि अर्ली वैदिक में जो किंग होते थे उनके पास उतना पावर नहीं होता था, वो थोड़े वीक होते थे। बट लेटर ऑन क्या होता है,
सॉरी अर्ली, हाँ बट लेटर ऑन, लेटर वैदिक पीरियड में क्या होता है ना कि इनका जो पावर होता है इसमें काफ़ी इंक्रीमेंट होती है, बहुत नए नए टर्मिनोलॉजीज भी आ जाते हैं। जैसे कि हमने पुरोहित के बारे में पढ़ा था, यहाँ पे भी पुरोहित एग्जिस्ट करते हैं पर पुरोहित का भी पावर और एड ऑन हो जाता है। फिर हम सेनानी के बारे में देखे थे और ग्रामिणी के बारे में देखे थे। तो ग्रामिणी यहाँ पे भी होते हैं और सेनानी भी होते हैं, साथ ही साथ कुछ नए टर्म भी ऐड हो जाते हैं जैसे कि सारथी, जैसे कि बागदूत। तो उस वक्त टैक्स कलेक्शन का उतना वैसा कुछ सिस्टम था नहीं क्योंकि किंग्स उतने स्ट्रांग नहीं होते थे। बट लेटर ऑन क्या होता है ना कि जैसे कि किंग्स स्ट्रांग होते तो एक मतलब लाइक एक ना सेपरेट ऑफिशियल को अपॉइंट किया जाता है फॉर द कलेक्शन ऑफ द टैक्स, एंड वो उस टैक्स ऑफिसर को कहते हैं बागदूत। सो अभी हम उनके कुछ टर्म्स को भी देख लेंगे। फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो काफ़ी लाइक फंक्शनाइज्ड होता है, काफ़ी एक फंक्शनल तरीके से चल रहा होता है। ग्रोथ भी काफ़ी सोफिस्टिकेटेड और ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है एज़ कम्पेयर टू अर्ली वैदिक पीरियड इन अ लेटर वैदिक पीरियड। So, the later Vedas refer to three broad divisions of India: Aryavarta, Northern India; Madhya Desa, Central India; and Dakshin Path, Southern India. Large kingdoms and stately cities emerged during the later Vedic period. The Taittiriya Brahmana mentioned the theory of a divine origin of kingship. हाँ, एक और चीज़ है यहाँ पे, divine origin of kingship। ये बढ़ते बढ़ते आगे चल के इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि एक तरफ भगवान और एक तरफ किंग, दोनों को एक जैसा ही कंसिडर किया जाता है। मतलब कि जैसे कि किंग रूल कर रहे होते हैं या फिर वो जनता की देखभाल कर रहे होते हैं, उनको भगवान के जैसा दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है, सो दैट कि जो जनता है वो उनके अंडर में रहे, उनका एक रिस्पेक्ट बना रहे, एक रिस्पेक्ट करते रहे। तो इसको ना वो डिवाइन ओरिजिन से ऐड कर देते हैं किंगशिप को, सो दैट कि उनका ये जो चीज़ है वो चलते रहे और फिर वो मतलब किंग के अगेंस्ट कोई खड़ा ना हो। तो ये आगे चल के बहुत ज़्यादा बढ़ता है, पर यहाँ से शुरू हो जाता है डिवाइन ओरिजिन। फिर द गवर्नमेंटल मशीनरी बिकेम मोर एलेबोरेट विथ new civil functionaries in addition to the Purohit priest. These included the Bagdut, collector of a tax, the Sutta या सारथी, royal herald or charioteer, the Kshatri, chamberlain, and the Akshwapa, courier. The military official of Rig Veda times, such as the Senani general and the Gramini head of village, continued to function. During the later Vedic period, there were terrestrial divisions, rise of a large kingdoms and cities, and expanded governmental apparatus with various officials serving different functions in the administrations. The period also saw the beginning of a regular system of a provincial government, a fair of a community. This indicates the growth of more sophisticated and organized governmental apparatus during the period. अब जब हम इसके सोसाइटी के बारे में देखें, मैंने ओवरव्यू इनका दे रखा था पहले से, अभी मैंने एक बार स्लाइड को पढ़ दिया सो दैट कि पॉइंट्स आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए अच्छे से। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा सोसाइटी। तो उस वक्त की सोसाइटीज़ कैसे हुआ करती थी? तो क्या था ना कि जैसे हमने अर्ली वैदिक में पढ़ा था कि वहाँ पे चीज़ें काफ़ी फ्लेक्सिबल थी, मतलब कि काम के बेसिस पे एक चीज़ ऐसे था कि काम के बेसिस पे वर्ण सिस्टम को डेवलप करके रखे थे कि जो जैसा काम करेगा वो उस वर्ण का होगा। अगर कोई पढ़ाई में अच्छा है, अगर अच्छे से पढ़ के फिर किसी को पढ़ाता है तो ब्राह्मण के कैटेगरी में मतलब वर्ण में आ जाता है। अगर कोई वॉर में अच्छा है तो वो क्षत्रिय में आ जाएगा। अगर कोई ट्रेड में अच्छा है, किसी को ऐसे पसंद है ट्रेडिंग वगैरह करना, तो ठीक है वो वैश्य में आ जाएगा। कोई है जो बाकी काम कर रहे हैं जैसे कि वो लेबर का काम कर रहे हैं एज़ फॉर एग्जांपल के रूप में, तो वो लाइक वो शूद्र के कैटेगरी में आ जाएगा। बट लेटर ऑन क्या होता है ना कि वो तब अर्ली वैदिक में मतलब काफ़ी अच्छे से ये क्लियर कर देते हैं कि अर्ली वैदिक में ये जो चीज़ें थी, ये जो वर्ण थे वो ऑक्यूपेशन पे बेस्ड थी। बट लेटर ऑन क्या हुआ कि लेटर वैदिक पीरियड में ये जो चीज़ें हैं उसको बर्थ से कर दिया गया था। तो ये काफ़ी बाद में होता है, एकदम लेटर मतलब वैदिक के स्टार्टिंग में ही चीज़ें ऐसे नहीं फ्लेक्सिबल हो जाती है, फिर रिजिडिटी हो जाती है चीज़ों में, वो धीरे धीरे होती है। सो मतलब कहने का मतलब ये कि थोड़ा ये है लाइक ग्रेजुअल प्रोसेस है। सो
तो क्या था उस वक्त कि जैसे कि जो यज्ञनाज वगैरह परफॉर्म करते थे या फिर जो इमर्जेंस लर्न पीपल होते थे, तो ये ब्राह्मण के कैटेगरीज में आ जाते थे। दूसरे जो थे वो क्षत्रिय थे, जो अगर अगर उनको एक्सपेंशन करना है लैंड की तो वो फिर वो वॉर करेंगे ही। जो वॉर करता था वो क्षत्रिय में आ जाता था, और बाकी जो बचे हुए आर्यंस लोग होते थे जो ट्रेड करते थे वो वैश्य में आ जाते थे। वैश्य जो वर्ड है वो विस शब्द से आया, और विस का मतलब होता है पीपल, और बाकी जो नॉन आर्यंस थे उनको फोर्थ कैटेगरी में डालते जाता है, दैट इज अ शूद्रा। फिर गोत्र सिस्टम भी यहाँ से आया था। गोत्र क्या होता था ना कि जैसे कि मैंने पढ़ाया था, मतलब बताया था सॉरी, कि एक क्लैन जो ग्रुप ऑफ फैमिली होती थी, तो उसको हम जैसे मेंबर ऑफ जो फैमिली होते थे उनको हम क्लैन कहते थे। तो जैसे कि क्लैन वाले लोग तो उस वक्त ऐसे गाय रखते थे, फिर वो गाय को एक जगह पे ऐसे वो बांधते थे, मतलब कि गाय को एक जगह पे रहते थे। जितने रिश्तेदार होते थे एक परिवार के, वो सब उस गाय को उसी जगह पे बांधते थे। तो इससे क्या हुआ ना कि वो जो गाय थी ना, उस मतलब जो उनका जो जट्ठा होता था जो एक जगह बांधते थे, तो फिर वहाँ से उसका एक नाम रखा गया, और वहीं से गोत्र सिस्टम भी आया था। तो इसीलिए आज के टाइम में भी क्या होता है ना कि हम आज के, तब तो बस वर्णा सिस्टम हुआ करता था, पर आज जैसे कास्ट इवॉल्व हो गया है। तो आज के समय में क्या होता है कि जब भी मैरिजेस होती है दो फैमिलीज़ के बीच में, मतलब दो फैमिली के मेंबर ही होते हैं ना उसमें, तो उसके में जो मैरिजेस होती है तो हम उनके गोत्र को भी, जो लाइक प्रिस्ट होते हैं या कह सकते हैं कि जो पंडित जी होते हैं हमारे, तो उनके गोत्र को भी देखते हैं कि कहीं सेम गोत्र के तो नहीं है, क्योंकि अगर सेम गोत्र के होंगे तो वो भाई बहन ऐसे रिश्ते में निकल जाते हैं। तो ये हिंदू रिलीजन में ये सब चीज़ों को देखा जाता है। और फिर लाइक मैंने इतना ये इसलिए बताया सो दैट कि आपको गोत्र समझ में आ सके। और तो एक बार मैं पढ़ देती हूँ सो दैट पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाए। Yagnas became elaborate and complicated ceremonial, leading to the emergence of a learned people known as the Brahmins. As the Aryans expanded to the east and south, a group of people known as the Kshatriya emerged to conquer territories and administer them. The remaining Aryans formed a separate class known as Vaishya, derived from Vish meaning people. The non-Aryans formed the fourth class known as the Shudra. The division of society were not rigid, and the institutions of Gotra, clan, appeared in a later Vedic period. Higher caste could marry the lower ones, but marriages with the Shudras was not permitted. The idea of pollution appeared in the society. कहने का मतलब ये है कि लोअर कास्ट और हायर कास्ट में मैरिजेस अलाउड था, बट शूद्रास के साथ नहीं। लाइक जैसे कि क्षत्रिय वैश्य के साथ विवाह कर सकते थे, पर शूद्रास के साथ नहीं। द अर्लीस्ट रेफरेंस टू द फोर्थ आश्रम, अच्छा हाँ, उसके बाद हमारा जो होता है वो आश्रम सिस्टम आता है। आश्रम दैट डजेंट मीन्स कि कोई घर हो या फिर हम उसको आश्रम बोल दें। ये स्टेजेस ऑफ लाइफ से इसको बताया गया है, इंडिकेट किया गया है कि जो आश्रम थे वो स्टेजेस ऑफ लाइफ थे। 4 आश्रम होते हैं, मतलब कि जो लाइफ के होते हैं वो 4 स्टेजेस होते हैं। पहला है ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और फिर उसके बाद संन्यास। जब भी ब्रह्मचर्य होते हैं ना, तो मतलब लाइक वो सीखने की उम्र में होते हैं, चीज़ों को सीखने में, समझने में। लाइक अकेला, मतलब अकेले रहो और फोकस्ड रहो अपनी चीज़ों को लेकर, अपने उद्देश्य को लेकर। गृहस्थ में क्या होता है ना कि विवाह हो जाने के बाद जो लाइफ स्टेज होती है लाइफ की वो होती है। उसके बाद फिर वानप्रस्थ होता है, और उसके बाद फिर हमारा संन्यास हो जाता है। संन्यास आखिरी में सब कुछ छोड़ देते हैं संन्यास के समय में। तो ये 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ को शो करती है। उसके बाद फिर जैसे कि थी कि आगे चल के क्या होता है लेटर वैदिक में कि वुमेंस की जो कंडीशन होती है वो बहुत ही ख़राब हो जाती है, लेकिन उनकी कंडीशन डिक्लाइन की तरफ जारी होती है। हमने पढ़ा था कि अर्ली वैदिक में वुमेंस की कंडीशन काफ़ी सही थी, इनफैक्ट कि वो सभा असेंबलीज़ वगैरह में भी पार्टिसिपेशन उनका रहता था। बट अभी क्या होता है ना कि उनका जो कंडीशन होता है वो काफ़ी ख़राब हो जाता है। So the earliest reference to the 4 ashram stages of life, brahmacharya, grihasth, vanprastha and sannyas, is found in a Jabala Upanishads. The ashram system was formed to attain the 4 Purusashtra, dharma, artha, kama and moksha. The status of women declined according to the Itarya Brahman. A daughter is the source of misery, but the son is a protector of a family.
मैत्रेयी संहिता मेंशन द 3 evils लिकर, वुमेन एंड डाइस, मतलब कि इनको पाप के रूप में कंसिडर किया गया है। और देख रहे हो मेंटेलिटी क्या है। दो मोनोगेमी, अ मैन हैविंग वन वाइफ वॉज आइडियल, पोलोगेमी, अ मैन हैविंग मोर देन वन वाइफ वॉज फ्रीक्वेंट। जैसे कि क्या होता है, मोनोगेमी तो ऐसे था ही, मतलब मोनोगेमी था ना जो वो लार्ज लेवल में देखा जाता था, पर कभी कभी पॉलीगेमी भी दिखती थी जिसमें कि एक मैन है वो एक से ज़्यादा स्त्रियों से विवाह करके बैठा हुआ है। वीमेन वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम अटेंडिंग पॉलिटिकल असेंबलीज, यहाँ पे इनको नहीं अटेंड किया जाने देता है, जैसे कि अर्ली वैदिक में उनको अलाउ था करना। उसके बाद फिर द यज्ञवल्क्य गार्गी डायलॉग बृहदारण्यक उपनिषद इंडिकेट दैट सम वुमेन हैड रिसीव्ड द हायर एजुकेशंस, कुछ है जो ऐसे परिस्थितियों में भी हायर एजुकेशन को रिसीव कर रखा था। फिर है जैसे कि लेटर वैदिक में टाइप्स ऑफ मैरिजेस के बारे में कि किस किस तरीके के मैरिजेस होते थे, कि इसमें भी बहुत सारे वेराइटीज़ है, जैसे कि ब्रह्म विवाह, गिविंग द गर्ल टू अ मैन विद द डाउरी, जो कि अभी भी होता है ये। देवा विवाह, गिविंग द गर्ल टू अ प्रिस्ट हिमसेल्फ इन अ लाई ऑफ हिज फी। अर्षा विवाह, गिविंग द गर्ल टू अ मैन आफ्टर एक्सेप्टिंग अ ब्राइड प्राइस। उसके बाद है फिर प्रजापत्य विवाह, गिविंग द गर्ल टू अ मैन विदाउट डिमांडिंग अ ब्राइड प्राइस। गंधर्व विवाह, लव मैरिजेस, वो भी अलाउड था वहाँ पे, बट आगे देखो क्या होता है इसके बारे में। असुर विवाह, मैरिज विद अ परचेस्ड गर्ल। रक्ष विवाह, मैरिज विद अ डॉटर ऑफ अ डिफीटेड किंग और विद अ किडनैप्ड गर्ल। उसके बाद फिर हमारा है अनुलोमा विवाह, मैरिज बिटवीन अ ब्राइड ग्रूम फ्रॉम अ अपर कास्ट एंड अ ब्राइड फ्रॉम अ लोअर कास्ट। फिर प्रतिलोमा विवाह, अनुलोमा विवाह का उल्टा होता है, इसमें जो होती है और बॉय जो मेन होता है वो लोअर कास्ट से होता है और जो लड़की होती है वो होती है हायर कास्ट से। उसके बाद है फिर पश्चात विवाह, जो कि मैरिजेस परफॉर्म की जाती है अगर मतलब वैसे लड़कियों से जिसका रेप हो जाता है, मतलब मैरिजेस टू अ गर्ल आफ्टर सेड्यूसिंग और रेपिंग हर, तब ये भी होता था। Which of the following marriages was not considered legal in the ancient India? आंसर है गंधर्व विवाह। उसको लीगल नहीं, देखो मैं सोच रही थी ना कि चलो मतलब कि वहाँ पे वो अलाउड होता होगा, मैं ये देख रही थी कि एज़ कम्पेयर टू तब लोग इतने ज़्यादा चलो ठीक है सिविलाइज थे कि वो गंधर्व विवाह को परमिशन देते थे, पर ऐसा नहीं था कि वो बहुत कूल वे में इसको लेके चलते थे। उसको भी कुछ लोग थे जो कि एज अ सीन के रूप में कंसिडर करते थे चीज़ों को। अब रिलीजन वाला टॉपिक है। हमने देखा था कि अर्ली वैदिक के समय में लोग नेचर की पूजा करते थे और डिटीज़ की भी पूजा करते थे, मतलब वो डिटीज़ में भी बहुत सारे डिटीज़ थे, जैसे कि वो इंद्र की पूजा करते थे। इंद्र उनके टॉप मोस्ट वाले भगवान थे जो टॉप मोस्ट फेवरेट वाले होते हैं। उसके बाद फिर अग्नि देव थे, फिर रुद्र थे। आफ्टर दैट हमने देखा था आदित्य की पूजा करते, वो सोम की पूजा करते हैं। और जैसे अगर नेचर में बात करें तो सूर्य की पूजा करते हैं, मून की पूजा करते हैं, रिवर की पूजा करते हैं। बट इस वक्त में क्या हुआ था ना कि इस वक्त बेसिकली 3 जो लोग थे वो आगे आ गए थे, मतलब 3 डिटीज़ आगे आ गए थे और बाकी जो डिटीज़ थे उस वक्त के ऋग्वैदिक के वो थोड़ा बैक स्टेज पे चले गए थे। मतलब कि इस वक्त 3 डिटीज़ का कॉन्सेप्ट आ रहा था, दैट इज़ ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश। सो the earlier deities Indra and Agni were related into a background, while Prajapati, later known as the Brahma, Vishnu and Rudra, later identified with the Shiva and Mahesh, rose in a prominence. वही बात है कि अब ब्रह्मा, विष्णु और महेश का कॉन्सेप्ट आगे आ रहा था। Prajapati became the supreme god. Pushana, who protected cattle in the early Vedic period, became the god of Shudras. जो कैटल की रक्षा करते थे वो शूद्र के भी भगवान बन गए थे। द बृहदारण्यक उपनिषद वॉज द फर्स्ट वर्क टू इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्राइन ऑफ अ ट्रांसमाइग्रेशन, पुनर्जन्म, संस्कार चक्र एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिट्स कर्मा। अब एक कुछ ऑफिशियल्स हेरार्की,
जैसे कि पुरोहित, महिषी, युवराज, सुत्ता, ये सारे हैं। और इनके अलग अलग, जैसे कि देखो पुरोहित उस वक्त में प्रीस्ट जो होते हैं उनको पुरोहित कहा जाता था। महिषी जो क्वीन होती थी उनको कहा जाता था। जो क्राउन प्रिंस होता था उनको युवराज कहते थे। तो ऐसे ही सारे जो हायरार्कीज़ है वो सारे हैं, जैसे कि गोवीकर्ता है, जैसे कि बागदूध टैक्स कलेक्टर जो था, जैसे कि ग्रामिणी है, जैसे कि अक्सपा है, ये कुरियर होते थे। तो ये और वैसे ही 16 संस्कारा हैं जिसमें कि लाइक जैसे कि वानप्रस्थ के बारे में हमने पढ़ रखा था कि जैसे कि वानप्रस्थ थी उसमें 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ हमें पढ़ना था। जैसे कि उन्नायाना है, जैसे कि उसमें क्या होता है ना कि ट्रेड सेरेमनी होती है, जिसको हम लोग ऐसे आज के दिन में यज्ञोपवीत कहते हैं। तो वो भी उस वक्त परफॉर्म, मतलब वो उस वक्त से ही चला आ रहा है यज्ञोपवीत वाला सिस्टम। फिर जैसे बर्थ सेरेमनी होती है, आज हम जैसे बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं वैसे तब भी बर्थ सेरेमनी भी परफॉर्म की जाती थी। तो ऐसे ही सारे हैं, ये उतने ही काम के नहीं है। फिर जैसे कि हम 16 संस्कार के बारे में पढ़ते हैं। तो द 16 संस्कार ऑफ अ हिंदूज आर मेंशन्ड इन एंशियंट हिंदू स्क्रिप्चर्स कॉल्ड द धर्म शास्त्र और गृह सूत्रस। दिस टेक्स्ट प्रोवाइड द डिटेल सैक्रिफाइसेस। यज्ञास भी जो होते थे ना वो 2 टाइप के होते थे। एक छोटे मतलब होते थे छोटे लेवल पे, और एक होते थे थोड़ा ब्रॉड लेवल पे। जो छोटे लेवल पे होते हैं उसको लघु यज्ञास कहते हैं, जो ब्रॉड लेवल पे होते हैं उसको महायज्ञास कहते हैं। महायज्ञास के भी बहुत सारे अलग अलग टाइप हैं। So, the early simple ceremonies of a Rig-Vedic period gave a way to elaborate sacrifices in a later Vedas and Brahmins. 2 varieties of sacrifices: Laghu Yagnas, simple private sacrifices performed by a householders. Example: Panch Mahayagnas, Agnihotra, Darsh Yagna, Purnamasi Yagna. तो कह रहे हैं कि जो छोटे लेवल पे होते हैं वो होता है लघु यज्ञ, जैसे कि पूर्णमासी वाला यज्ञ होता है, या फिर अग्निहोत्र वाला यज्ञ होते हैं, या फिर पंच महायज्ञ होते हैं। तो ये सारे छोटे लेवल पे यज्ञ परफॉर्म किए जाते हैं और इसको लघु यज्ञ कहते हैं। दूसरा है हमारा महायज्ञ, इसको ग्रैंड और रॉयल सेक्रीफाइस भी कहते हैं। अंडरटेकन बाई द एरिस्टोक्रेटिक एंड अ वेल्दी इंडिविजुअल्स एंड अ किंग। इसमें 4 टाइप के होते हैं: एक राजसूय, एक वाजपेय, एक अश्वमेघ और एक होता है अग्निस्तोमा। तो राजसूय में क्या होता है ना कि जब भी जो प्रिंस होते हैं, मतलब जो हमारे राजन होते हैं, उनको जब क्राउन पहनाया जाता है और उस वक्त जब जो यज्ञ परफॉर्म किया जाता है उसको हम कहते हैं राजसूय यज्ञ। जैसे कि एज फॉर एग्जांपल के रूप में अगर हम कंपेयर करें मूवीज से, तो हमने बाहुबली में देखा था कि जो उसका जो भाई था, जो भी हो मेरे को अभी नाम नहीं पता, तो उसका जो भाई था जब भी उसको क्राउन पहनाया जा रहा था या फिर जब भी उसको ऐसे राजा की उपाधि दी जा रही थी तब वो यज्ञ परफॉर्म किया जा रहा था और उस यज्ञ को हम राजसूय यज्ञ कहते हैं। दूसरा है वाजपेय यज्ञ, जिसमें कि ड्रिंक ऑफ स्ट्रेंथ होता है। उसके बाद अश्वमेघ यज्ञ, जिसमें क्या होता है ना कि घोड़े को छोड़ दिया जाता है और वो घोड़ा जहाँ जहाँ जाता है वो टेरिटरी जो होता है वो किंग की हो जाती है, और जब घोड़े घूम के आ जाते हैं तो फिर उस घोड़े को सेक्रीफाइस कर दिया जाता है और इसको बोलते हैं अश्वमेघ यज्ञ। फिर है एक अग्निस्तोमा यज्ञ। इसमें क्या होता है कि हम अग्निदेव को ये यज्ञ जो है वो डेडिकेट करते हैं और सेक्रीफाइसेस करते हैं, चाहे वो एनिमल्स की हो, मतलब एनिमल्स को ही सेक्रीफाइस करते हैं अग्निदेव में। फिर इसकी इकोनॉमी है, तो इसकी इकोनॉमी जो है जैसे कि हमने अर्ली में देखा था, मैं इस चीज़ों को कंपेयर करके इसलिए चल रही हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। ऐसा नहीं कि बस पढ़ते जा रहे हैं और फिर पता ही नहीं चल रहा कि हम पढ़ क्या रहे हैं। तो जैसे कि अर्ली वैदिक में हमने इकोनॉमी देखी थी, तो वहाँ पे देखा था कि बेसिकली वो जैसे कि कैटल्स पे बेस्ड होती थी, एग्रीकल्चर होता था बट लार्ज स्केल पे नहीं, पर यहाँ पे चीज़ें चेंज हो जाती हैं। Towards the end of a Vedic period, there was an emergence of a strong reaction against the cults, rituals and priest dominations. The sentiment is reflected in the Upanishads. Okay, land had now become more valuable than cows. पहले क्या था ना कि गाय को एज मतलब एक रिस्पेक्ट के रूप में देखा जाता था, और कोई भी उनके अगेंस्ट में कोई क्राइम करता था तो उनको पनिशमेंट मिलती थी। पर अब क्या है ना कि लैंड ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है एज़ कम्पेयर टू गाय इनके लिए लेटर वैदिक में। एग्रीकल्चर बिगेन टू रिप्लेस द रियरिंग ऑफ कैटल
The plough was at times drawn by 24 oxen. Manure was known and used in a farming, लाइक वो खाद की का भी यूज़ होने लगा था, यूटिलाइजेशन होने लगी थी. राइस, बार्ले, बीन्स, सेशम एंड व्हीट वर कल्टिवेटेड. Production of a goods advanced, leading to emergence of a new occupation such as the fishermen, washermen, dyers, and doorkeepers and footmen. This development in the economy during the late Vedic period indicates the shift towards the agriculture practices, technologies advancement, and a specialization in various occupations. The emergence of a guild suggests the presence of organized trade and commerce. Guilds का भी formation हो गया था, मतलब छोटे लेवल पे. गिल्ड्स क्या होता है कि ग्रुप ऑफ पीपल जो ट्रेड्स वगैरह करते हैं. सो हमारा चैप्टर होता है ख़त्म. और अभी कुछ MCQ है जो हम देख लेते हैं. इससे क्या होगा कि चैप्टर्स रिवाइज हो जाएगा आपका एक बार ही. तो व्हाट डज अ वर्ड वेदा मीन्स? वेदा मीन्स होता है बेसिकली नॉलेज, और इसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे है, तो ये ज़्यादा क्लैरिफाई करेगा आपको चीज़ों को समझने में. सो द वेदा हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम द रूट वर्ड विद, which means to know. Vedas are called aparosha, which means not created by man but gifted by God, and nitya, which means existing in all eternity. दूसरा जो हमारा है क्वेश्चन वो ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेदास कंटेन्स द सेक्रीफाइजल फार्मूला. तो ऑफकोर्स इसमें है हमारा यजुर्वेदा. सो एक्सप्लेनेशन इसका ये है कि यजुर्वेदा डील्स विद द सेक्रीफाइजल फार्मूला. इट इज़ डिवाइडेड इनटू अ black Yajurveda and a white Yajurveda. Not at all. Black Yajurveda and white Yajurveda. Which the subject matter which manuscript deals with related to. तो मनुस्क्रिप्ट जो है, सॉरी मनुस्क्रिप्ट नहीं है, मनुस्मृति है. तो ये जो मनुस्मृति है वो हमारा जो है वो जो लॉ से बेस्ड है बेसिकली. सो जो मनुस्मृति इज़ द लॉ कोड ऑफ हिंदू सोसाइटी. द टर्म उपनिषद लिटरली इम्प्लाइज. उपनिषद का मतलब क्या होता है? तो देखो, उपनिषद का मतलब होता है बेसिकली सिटिंग. उपनिषद मीन्स सिटिंग डाउन नियर, referring to the student sitting down near to the teacher while receiving the esoteric knowledge. जब भी टीचर बच्चे को कुछ चीज़ें बता रहे होते हैं या फिर कुछ एक्सप्लेनेशन दे रहे होते हैं तो बच्चे क्या होते हैं, उनके पास में बैठे होते हैं. तो वो जो उपनिषद है वो बेसिकली इसी चीज़ को दिखा रहा है कि जो बच्चे हैं वो टीचर के पास बैठे हुए हैं, और फिर इसका मतलब भी वही होता है. द ओरिजिन ऑफ इंडियन म्यूजिक कैन बी ट्रेस्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग वेदा संहिता. सो the origin of Indian music can be traced back to a Vedic period and it originates from the Samveda. और ये सामवेदा से ओरिजिनेट हुआ है. इसको काफ़ी अच्छे से हमने पहले वाला जो लेक्चर था उसमें एक्सप्लेन कर रखा था कि कौन सा वेदास में क्या क्या चीज़ें हैं. यजुर्वेदा में हमें क्या पढ़ने को मिलती है, सामवेदा में हमें क्या मिलती है, थर्ववेदा में क्या मिलती है, और ऋग्वेदा बेसिकली किस बारे में है. द फर्स्ट टू इन्वेड इंडिया वर. तो जो इंडिया में इन्वेजन करने वाले पहले लोग थे वो आर्यन्स ही थे. अब थ्योरी चाहे जो भी हो कि लाइक आर्यन्स इंडिजीनियस थे या फिर वो कहीं से आए थे, पर जो पहले इन्वेडर थे वो आर्यन्स ही थे. सो आर्यन्स वेर द वंस हु फर्स्ट एंटर्ड इंडिया थ्रू द नॉर्थ वेस्टर्न पासेस. अच्छा, हमारा हो गया सारे क्वेश्चंस. सो आज हमारा जो वैदिक कल्चर वाला टॉपिक है वो यहीं पे समाप्त होता है और आगे दूसरा चैप्टर हम शुरू करेंगे. सो थैंक यू.